जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया था वो थोड़ा आपको रिवीजन करा देता हूँ। और जो दोस्तों इससे पहले वाले ये वाले लेक्चर देखने से पहले वाले लेक्चर को देखें। कल वाले लेक्चर में जो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था उसका आपको रिवीजन करा देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे रिवीजन कराने में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं जिसे हम 5 ईयर प्लानिंग कहते हैं, इसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जिसका मतलब होता है, इसका अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि जो सरकार सरकार देश में विकास को सरकार देश में विकास को ध्यान में रखते हुए ही ये कुछ योजनाओं को बनाती है। उसको ही हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं कि किस तरीके से देश का विकास हो, किस तरीके से हम हमारा देश आर्थिक स्थिति अच्छी हो हमारे देश की, किस तरीके से किसानों को अच्छा किया जा सके, किस तरीके से शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, तो किस तरीके से इन सब में विकास किया जा सके, उसको ध्यान में रखकर ही सरकार कुछ योजनाएं बनाती है। इसी को ही हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ये भी बताया था, जो जो इतिहास में जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी, कैसे कैसे योजनाएं बनाई गई थी, उनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल के साथ आपको मैंने बताया कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई थी। और साथ ही में दोस्तों इससे पहले मैंने एक पॉइंट और बताया था आपको कि जो हमारे भारत में आर्थिक आर्थिक जो नियोजन का यानी कि जो नियोजन का जो विचार सर्वप्रथम आया था, यानी कि जो प्लानिंग का जो सबसे पहले विचार आया था, वो एक अर्थशास्त्री एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने अपनी किताब एक 1934 में किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। इन्होंने ही अपनी किताब में सबसे पहले आपकी आर्थिक, जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक योजना या आर्थिक प्लानिंग के बारे में जिक्र किया था। और अगर हम दोस्तों बात करें, आप कह सकते हो कि सबसे पहले इनकी किताब जो आई थी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और इस किताब में ही इन्होंने कहा था कि हमारे देश के लिए कैसी योजना बननी चाहिए, किस तरीके की योजनाएं बननी चाहिए जिससे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सके। और अगर हम दोस्तों बात करें कौन कौन सी हमारे भारत में इतिहास में कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों ये योजनाएं बनाई गई थी, लागू नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारा भारत आज़ाद नहीं हो पाया था। और प्लानिंग के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें, योजनाओं के बारे में बात करें, तो सबसे पहले 1938 में एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था कांग्रेस का हरिपुरा का अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में योजनाएं बनाने की सबसे पहले बात की गई थी, जिसके लिए एक समिति बनाई गई थी आपकी, जिस राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो कांग्रेस का हरिपुरा का अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन जो हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस थे। और दोस्तों इसके कुछ सालों बाद यानी कि 1944 में फिर से एक प्लानिंग बनाई गई थी, एक योजना बनाई गई थी जिसका नाम था बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लानिंग में देख जो उद्देश्य रखा गया था उसका इसका उद्देश्य था कि जो कृषि है, कृषि को 2 गुना विकास किया जाएगा कृषि का, और जो उद्योग है उद्योगों का 15 गुना आपका इसमें विकास किया जाएगा। और ये बॉम्बे प्लान जो था, इसमें दोस्तों 8 मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने इसको प्रस्तुत किया था। और इसके बाद आपकी जो अगली अगली प्लानिंग आई थी, जो अगली योजना आई थी, हालांकि वो भी पूरी कंप्लीट नहीं थी, और यह जो 1944 में ही आई थी, और यह जो जो आपकी जिसके विचारधाराओं पर आधारित थी वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी, यानी कि इसको ही गांधीवादी योजना कहा जाता है। और इसका जो उद्देश्य था, इसका भी उद्देश्य ये था कि कुटीर जो उद्योग हैं, जो छोटे लघु उद्योग हैं, उनका विकास किस तरीके से किया जाए, जिससे कि जो हमारे किसान हैं और जो नीचे तबका के लोग जो व्यक्ति हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ये योजना आपकी लागू नहीं हो पाई थी, ऐसी की ऐसी धरी रह गई थी। और नेक्स्ट जो 1900 इसके अगली साल 1944 में एक फिर से एक योजना आई जिसका नाम था जन
जन योजना कह सकते हो, इसे हम पीपल योजना भी कह सकते हैं। 1945 में यह योजना आई थी और इसके जो अगर हम दोस्तों बात करें, इसकी जो प्रस्तुतकर्ता थे जिन्होंने प्रस्तुत किया था 1945 में पीपल प्लानिंग, जिसे हम जन योजना कहते हैं, वो व्यक्ति थे एम एन राय। एम एन राय ने दोस्तों इस योजना को प्रस्तुत किया था। एम एन राय के द्वारा ही इस योजना को लाया गया था और जिसका उद्देश्य था कि 10 वर्षों के अंदर में लोगों की जो बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उनको किस तरीके से पूरा करना है, किस भी तरीके से पूरा करना है, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करना था, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरीके की छोटी छोटी जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करना किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों फिर 1950 में फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें 1950 में, और हालांकि 1947 में आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन चुके थे। और अगर 1950 में एक योजना फिर से आई थी जिसका नाम था सूर्य सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना का भी दोस्तों एक यहाँ पर लिख देता हूँ। सर्वोदय योजना जो थी, सर्वोदय योजना के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे। और इन्होंने इन्होंने जो चर्चा की थी वो कृषि को ध्यान में रखकर और आपका जो कुटीर उद्योग हैं उनको ध्यान में रखकर, इसको ध्यान में रखकर इस योजना को लाया गया था। लेकिन ये दोस्तों लागू नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारा उस टाइम पर ज़्यादा तरीके से सुविधाएं, चीज़ें व्यवस्थित सही ढंग से थी नहीं। और अगर हम दोस्तों बात करें, फिर जब 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गए थे, फिर उसके बाद जब जनरल इलेक्शन हुए थे यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू अपना जो भी वर्क थे वो वर्क अपना काम कर रहे थे। उसके बाद दिमाग फिर उनके उसके बाद 1951 में जो 1951 से 52 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, जो कंडक्ट कराए गए थे, तो यहाँ पर दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू थे इनकी जो विचारधाराएं थी वो समाजवादी विचारधारा थी। समाजवादी विचारधारा इनकी थी, यानी समाजवादी विचारधाराओं से ये प्रेरित थे और इन्होंने देखा था कि हमें हमें बहुत जल्दी से विकास करना है। अगर जल्दी से विकास नहीं करेंगे तो फिर से भी ये देश गुलाम बन सकता है। और इसलिए इन्होंने विकास करने के लिए इन्होंने सोचा कि जितनी भी ये हमने योजनाएं लाई हैं ये हमारी जो लागू नहीं हुई थी, तो अब इनको लागू करने के लिए कोई ना कोई एक कमीशन होना चाहिए और वो कमीशन ऐसा होना चाहिए, इस पर विचार करे, इसको ध्यान में रखे और उन योजनाओं को हमको समझाए और जिस तरीके से सरकार, यानी कि जो सरकार में है, वो सही से उसको इम्प्लीमेंट कर सके, जिससे कि लोगों की ज़रूरतें, लोगों का विकास हो सके। तो इसलिए इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने आपके इस योजनाओं को, जो योजनाएं ये आती हैं उसके लिए कमीशन बनाया गया था कि इसका जो एक स्पेशल कमीशन होना चाहिए। तो इसी कमीशन को योजना आयोग कह सकते हो या प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। और योजना बनाने के लिए एक संस्था को खोला गया था। इसी संस्था का नाम था प्लानिंग कमीशन और यह संस्था ही कोई भी योजना होगी उस पर अपना विचार रखेगी और उसको सही से सरकार को सौंपेगी कि किस तरीके से या सरकार योजना को आगे सही तरीके से इम्प्लीमेंट या उसको प्रयोग कर सकती है। तो उसके बाद ये प्लानिंग कमीशन जब बन गया था, लेकिन दोस्तों ये प्लानिंग कमीशन हालांकि जो बनाया गया था इसका इस कमीशन का कोई भी संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। इसकी वजह से इस संविधान में उल्लेख ना होने की वजह से इसको कभी भी चेंज कर दिया जा सकता था, क्योंकि ये एक गैर संवैधानिक निकाय थी। ये योजना आयोग जो था ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। और अगर हम दोस्तों इसकी बात करते हैं तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं, ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनमें संविधान में नहीं, जो जिनकी चर्चा संविधान में नहीं दी गई होती है और उनमें ना उन संस्थाओं में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। और इसलिए दोस्तों इस योजना आयोग में परिवर्तन किया गया था। जब मोदी जी आए थे सरकार में तो मोदी जी ने कहा था कि इस योजना आयोग ये सही काम नहीं कर रही है, ये योजना आयोग सही से काम नहीं कर रही है, तो फिर इस योजना आयोग को बंद करके हम एक नया सिस्टम लाएंगे, एक अपनी अलग से नया नया योजना लाएंगे, यानी नई प्लानिंग लाएंगे, नया सिस्टम लाएंगे। तो इन्होंने दोस्तों योजना आयोग को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। तो फिर ये इसकी जगह पर नीति आयोग लाए थे। इसकी जगह पर दोस्तों नीति आयोग लाए थे और नीति आयोग का भी यही काम था। हालांकि ये योजना आयोग का पुराना ही नाम था। और नीति आयोग का मैंने आपको बताया था, फुल फॉर्म भी बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी नीति आयोग की जो घोषणा की बात करते हैं, जो इसकी हालांकि घोषणा 15 अगस्त 2014 में हो गई थी, जब आपके
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने थे, तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 में दिल्ली के लाल किला पर एक घोषणा कर दी थी। जो हम नया सिस्टम लाने वाले थे, वो नया सिस्टम है, वो नीति आयोग है। तो यहाँ नीति आयोग, नीति कमीशन कह सकते हैं, नीति आयोग कहते हैं, ये सिस्टम लाने वाले थे। तो इन्होंने दोस्तों फिर ये यहाँ पर घोषणा हुई थी, फिर बाद में ये 1 जनवरी 2015 को ये लागू स्थापना हुई थी। हालांकि ये गैर गैर संवैधानिक निकाय ये भी थी नीति आयोग, इसमें भी इसका भी संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और यह भी एक सलाहकार, एक बॉडी है जो सलाह देती है कि किस तरीके से सरकार को योजनाओं को प्रयोग करना है। जैसे कि कोई भी सरकार, अगर कोई भी, जैसे कि अगर सरकार को लगता है कि हमें एक उद्योग से संबंधित एक योजना बनानी है, सरकार को लगता है अगर हमें उद्योग से संबंधित एक योजना बनानी है, तो यह योजना बना के देगा। ये नीति आयोग जो है, यह योजना बना के देगा और सरकार को कहेगा कि आप किस तरीके से किस प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हो और किस प्रकार से आप इस क्षेत्र का विकास कर सकते हो। ये सब चीज़ जो समझाता है, वो आपका नीति आयोग समझाता है सरकार को। तो इसलिए दोस्तों, इसको नीति आयोग को एक थिंक टैंक भी कहा जाता है। सरकार का एक थिंक टैंक होता है जो कि सरकार को एक तरीके से गाइड करके पूरी योजनाओं को समझाता है, किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके से प्रयोग करने के बाद अगर सही तरीके से प्रयोग होगा तो सही तरीके से इसका एक इनपुट आउटपुट जो होगा वो अच्छा निकलेगा, यानी कि विकास अच्छी तरीका से हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में सब एक डिटेल के साथ पढ़ लिया था। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जो 5 ईयर प्लानिंग थी, जिन्हें हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं, जो कि आपकी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। ये 5 साल के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए दोस्तों इनको पंचवर्षीय योजना कहते हैं, 5 ईयर प्लानिंग कहते हैं। और अगर हम दोस्तों इनकी बात करते हैं, ये 5 साल में हम ये जो योजना बनाएंगे, ये 5 साल में जो भी योजना बनाएंगे जिससे कि देश का विकास हो सके, जिससे देश का विकास हो सके, इसलिए इस योजनाओं को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है और इसलिए इन पंचवर्षीय योजनाओं का ही विकास किया गया। और ये पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम शुरुआत बताएं, तो ये शुरुआत जो हुई थी 1951 से चलकर 2017 में दोस्तों ये पंचवर्षीय योजनाएं चली थी और 2017 में आकर ये दोस्तों बंद हो गई थी। और हालांकि दोस्तों अब 1951 से 2017 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, 5 ईयर प्लानिंग वो चली थी, वो इन वर्षों के बीच में 12 5 ईयर प्लानिंग चली थी। 12 ये जो 5 ईयर प्लानिंग थी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी दोस्तों। इनके बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे कौन कौन सी चलाई गई थी। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं 1951 से लेकर 2017 के बीच में, ये 12 जो 5 ईयर प्लानिंग जो थी, 12 5 ईयर प्लानिंग के बाद दोस्तों ये सरकार, एक एनडीए सरकार जो आ गई थी, जो कि आपकी बीजेपी इसकी सबसे बड़ी पार्टी है। यानी कि जो बीजेपी के संग की अलग पार्टी जो भी होती है, उनके गठबंधन को ही दोस्तों एनडीए कहा जाता है। तो एनडीए सरकार जब दोस्तों देश के अंदर आती है, तो एनडीए सरकार ने इस 5 ईयर प्लानिंग को बनवाने को बंद कर दिया गया। और इन्होंने जो नीति आयोग अपना नया सिस्टम लाने के लिए कह रहे थे, जो नया सिस्टम इनका जो आया था नीति आयोग, और इन्होंने इस 5 ईयर प्लानिंग को बंद करने के बाद कहा कि ये नीति आयोग जो है, ये हमारा 15 वर्षों का एक बहुत लंबा विजन लेकर चलेगा। यानी 15 साल का एक इकट्ठा रहेगा, 15 साल में जितना भी विकास हो जाएगा। तो नीति आयोग 15 वर्षों के लिए ही दोस्तों बनाया जाता है। यानी कि आप कह सकते हो जो बीजेपी ने जो कहा था, जो कि आपका LTVM, जिससे कि LTV कहते हैं, लॉन्ग टर्म विजन होता है। यानी कि नीति आयोग का जो विजन है वो लॉन्ग टर्म है। यानी कि ये नीति आयोग जो सोचकर एक विजन तैयार करेगा और जो योजनाएं सरकार को बताएगा कि इस प्रकार से इस क्षेत्र इस प्रकार से इन योजनाओं को प्रयोग करो, इस क्षेत्र का विकास कर सकते हो आप। तो ये नीति आयोग का सब प्रोसेस होता है। नीति आयोग इन सरकार को बताता है, समझाता है जितना भी हो सकता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, ये जितनी भी योजनाएं होती हैं, इनकी जो शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये योजनाएं चलती हैं। यानी कि एक साल पूरा जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है, उसमें ये आपकी योजनाएं इम्प्लीमेंट होती हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं अगर हम दोस्तों बात करें कि ये जो हमारी कोई भी पंचवर्षीय योजना होती है, अगर जो भी पंचवर्षीय योजना होगी, इन सबका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि देश
की आर्थिक स्थिति को कैसे भी सुधारा जाए। तो अगर हम दोस्तों बात करें, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। ये FYP जो है, ये 5 ईयर प्लानिंग लिखा है। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट, वह हमारी 5 साल के लिए बनाई गई थी। मैंने आपको बताया था पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं 5 वर्षों के लिए होती हैं। सरकार एक योजना बनाती है 5 वर्षों के लिए, और इसी को हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। जो सरकार 5 सालों के लिए एक योजना बनाती है कि सरकार 5 साल में इस 5 साल में दोस्तों जो भी हम योजना बनाएंगे जिससे कि हम देश का विकास कर सकते हैं, उसी को पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। तो ये फर्स्ट जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो 1951 से लेकर 1956 तक थी। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, कोई भी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी वो सभी की सभी किसी ना किसी मॉडल पर आधारित होती हैं। और दोस्तों अगर हम दोस्तों ये बात करते हैं कि ये किस मॉडल पर आधारित होती हैं, तो कोई ना कोई इसको कोई भी व्यक्ति ही कोई तैयार करता है। इन इन पंचवर्षीय योजनाओं को एक व्यक्ति ही तैयार करता है, वही उसका मॉडल होता है। जैसे दोस्तों आपको बता देते हैं कि कोई भी आपका पड़ोसी कोई लड़का है, अगर कोई तैयारी करके वो सिलेक्ट हो जाता है और उसकी इसकी जो स्ट्रेटजी आप जाकर पूछते हो कैसे भाई तैयारी की, कैसे क्या किया, तो ये जब स्ट्रेटजी आपको सब बता देगा तो फिर आप भी उसी तरीके से इसको फॉलो करने लगोगे। तो ये भी एक तरीके की आपका एक मॉडल हो जाता है। तो इसी तरीके से हर पंचवर्षीय योजनाओं का एक मॉडल होता है। और तो फर्स्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग का जो मॉडल था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल था, यानी कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजनाएं थी। और लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जो हमारा फोकस था, जो फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग का फोकस वो था जो कि कृषि एवं सिंचाई का विकास करना था। क्योंकि दोस्तों हमारा देश आज़ाद ही हो पाया था उस टाइम पर, और देश के पास कोई ज़्यादा अनाज था नहीं और लोग यहाँ भूखे मर रहे थे, इसलिए कृषि पर बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। इसलिए इसको फर्स्ट पहला फोकस रखा गया था कि हमें कृषि में बहुत अच्छे सुधार करने हैं, जिससे कि हमारे किसान लोग अच्छी तरीके से फसल कर सकें, और किसान फसल करेंगे तो उसके लिए सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था की जा सके। तो पहली पंचवर्षीय योजना का यही मकसद था कि कृषि को और अच्छा सुदृढ़ बढ़िया तरीके से डेवलप कर सकें, और सिंचाई के भी अच्छी तरीके से साधनों को प्रयोग में ला सकें, उन साधनों का विकास कर सकें। तो पहली फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो उसकी प्राथमिकता जो थी वो कृषि एवं सिंचाई का विकास करना था। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है सिंचाई से संबंधित। दोस्तों अगर जो भी सिंचाई के लिए भारत सरकार ने या सरकार ने क्या क्या काम किए थे वो भी आपको बता देता हूँ। सिंचाई के लिए सरकार ने डैम बनाए थे, बांध बनाए थे, और पहली पंचवर्षीय योजना में 3 बहुत प्रमुख बांध बनाए गए थे। पहला था भाखड़ा नागल बांध, दूसरा हीराकुंड था, और तीसरा हमारा दामोदर घाटी का था। दामोदर घाटी जितनी भी ये बांध थी वहाँ से छोटी छोटी नहरों को निकाला जाता था, और फिर वहाँ से नहरों को निकाल कर लोग वहाँ से अपने खेतों से सिंचाई कर सकते थे। इसलिए इसके लिए दोस्तों सिंचाई के लिए बहुत अच्छे साधन प्रयोग में लाए गए, इसीलिए किसानों की फसलें अच्छी तरीके से हो सकें। और ये जो जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों ये बांध जो बनवाए थे सिंचाई के लिए, ये जो बांध बनाए गए थे, इसीलिए इनको बांधों को नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इसलिए दोस्तों इन बांधों को नेहरू जी ने मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्योंकि ये जो बांध थे, इन बांधों का मेन मकसद ये था कि ये फर्स्ट काम सिंचाई करेंगे, और दूसरा काम कि ये जो बाढ़ आ जाती है बाढ़ों को भी रोकेंगे, जिसकी वजह से नेहरू जी ने इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में ही दोस्तों 5 IIT खोले गए थे। IIT इसलिए खोले गए थे कि लोगों को इंजीनियर बनाने के लिए, लोग अच्छी तरीके से इंजीनियर बने, जिससे कि आगे चलकर देश में और डेवलप्ड हो, देश में और टेक्नोलॉजी बढ़े। इसलिए IIT जो थी उनकी स्थापना की गई थी। IIT की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपकी
पहली पंचवर्षीय योजना में ही खोल दी गई थी। 5 आईआईटी थी, जिसे हम आईआईटी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे संस्था खोले गए थे जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए और टेक्नोलॉजी से संबंधित लोगों को और अच्छा जागरूक किया जाए और अच्छा डेवलप्ड किया जाए, जिससे कि आगे हमारा देश टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े। और अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, 1952 में दोस्तों यूएसए के सहयोग से, हमारे भारत ने 1952 में यूएसए के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया था। और सामुदायिक की अगर हम बात करते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करें, तो यह आपका यूएसए के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 1952 में ही परिवार नियोजन का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। परिवार नियोजन आप सभी जानते हो, परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार नियोजन का मतलब दोस्तों आप कह सकते हो कि फैमिली प्लानिंग करना, कैसे किस तरीके से फैमिली प्लानिंग की जाए। यानी आप सभी कहते हो कि बच्चे 2 ही अच्छे होने चाहिए, यानी कि 2 ही बच्चे, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी इस टाइम पर, तो इसलिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में आप कह सकते हो इसको सीडीपी कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपका सीडीपी जो था, इसमें इसका इसका मकसद ये था कि लोगों के विकास के लिए कुछ अच्छा करना, लोगों के जो लोग थे उनके उनके लिए विकास करना है अच्छी तरीके से, इसलिए यूएसए से सहयोग लिया गया था। और नेक्स्ट दोस्तों 1955 में ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को खोला गया था चेन्नई तमिलनाडु में। और यह दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वही है जो कि वंदे भारत के रेल के कोच बनाए थे, जिसने जो वंदे भारत जो ट्रेन है, इसके जो रेल के कोच थे, इसके जो कोच थे उनको जो बनाया गया था, वो आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने ही बनाया था। ये आपकी रेल के कोच बनाती है ये वाली फैक्ट्री, और इसकी स्थापना 1955 में चेन्नई में स्थापना हुई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसका एक और टारगेट था। अगर कोई भी दोस्तों 5 ईयर प्लानिंग बनाता है, तो सरकार सरकार उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य रखती है, यानी कि एक टारगेट रखती है। और इसी टारगेट को ही दोस्तों विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट कहा जाता है। ग्रोथ रेट क्या होता है कि जब सरकार जब किसी चीज़ का लक्ष्य रखती है कि हम उस लक्ष्य को, उस टारगेट को अचीव करना है, तो उसी को ग्रोथ रेट कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम कोई दिया और एग्ज़ाम में भी आपका एक टारगेट रहता है कि हमको 60 परसेंटेज मार्क्स लाने, यानी कि दोस्तों अगर अब आपने सोचा 60% हमें एग्जाम में मार्क्स लाने, लेकिन अगर दोस्तों इससे बढ़कर अगर आपके आ जाते हैं 80% मार्क्स, तो ये तो दोस्तों आपके सोचे सोचे से भी बेहतर हो गया। तो ये जो बेहतर हो जाता है दोस्तों, जैसे कि आपने सोचा 60% मार्क्स आ जाए और आ गए आपके 80% मार्क्स, तो ये तो जो जितना आपने सोचा था उससे बहुत बेहतरीन आपने काम कर लिया। तो ऐसे ही दोस्तों सरकार का जो विकास दर था, जो रेट था, सरकार ने जो टारगेट किया था अपना लक्ष्य कि हमको 2.4 परसेंटेज हमारा लक्ष्य है, इतना हमको इतना अचीव करना है, इतना डेवलप्ड देश के अंदर करना है। लेकिन दोस्तों इसने अचीव जितना सोचा था उससे ज़्यादा कर लिया। इसने जो प्राप्ति की थी 3.6% यानी 3.6% इसने विकास दर को प्राप्त किया था। इसका विकास करना था इतने परसेंटेज, लेकिन इसने प्राप्त कर लिया था इतने परसेंटेज, सोचने से भी ज़्यादा अधिक प्राप्त कर लिया था। इसलिए दोस्तों यह पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों एकदम सक्सेस हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना आप ये पूरी तरीके से सफल हो गई थी। अब दोस्तों जब आदमी ने अपना कृषि से अच्छी तरीक़ा से फसल उगाई, सिंचाई के भी साधन हुए और आईआईटीज खुली, अपना यानी कि खाना पूर्ति बहुत अच्छी तरीके से किया जाने लगा था। फैक्ट्री यानी कि आप कह सकते हो पेट पूजा अच्छी तरीके से की जाने लगी थी। अब लोगों को लगा कि काम के लिए भी अब कुछ काम के लिए भी कुछ धंधे होने चाहिए। अब लोगों को लगा कि काम करने के लिए भी कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो काम करने के लिए तो सरकार को भी लगा कि कुछ ना कुछ लोगों के लिए अब कुछ ना कुछ कारखाने खोलने चाहिए। तो दोस्तों दूसरी जब सेकंड जब पंचवर्षीय योजना आई, दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, वो आपकी 1956 से
1961 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। और यह जो दोस्तों मॉडल आधारित था वो आपका पीसी महालनोबिस पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल आधारित था वो आपका महालनोबिस महालनोबिस पर आधारित था। और इनको दोस्तों महालनोबिस जो थे इनको लेखा लेखा आयोग का भी जनक कहा जाता है। लेखा आयोग का भी जनक इनको कहा जाता है। मैंने आपको बताया था मॉडल क्या होता है, जैसे एक बच्चा है, एक यानी कि ये अपने गांव में सक्सेस हो जाए, नौकरी पा जाए, और दूसरा आके इससे पूछे और इसकी जो स्ट्रेटजी के बारे में जाने और उसको फिर फॉलो करने लगा। तो उस जब ये चीज़ें उन चीज़ों को फॉलो करने लगता है तो ये फिर इसका मॉडल हो जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये मॉडल आपका मॉडल हो गया सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल आधारित था वो पीसी महालनोबिस पर आधारित था। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था हर हर पंचवर्षीय योजना का कुछ ना कुछ टारगेट फिक्स किया था सरकार ने कि हमको इतना प्राप्त करना है। तो इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों टारगेट सरकार ने निश्चित किया था कि हमको 4.5% प्राप्त करना है। 4.5% हमको प्राप्त करना है। लेकिन ये दोस्तों लक्ष्य था, ये लक्ष्य था यानी टारगेट था। सब ग्रोथ जो दूसरी, अगर हम सेकंड पंचवर्षीय योजना का ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, कितना दोस्तों विकास दर हुआ था, सरकार का टारगेट था 4.5%, लेकिन जब प्राप्ति जो हुई थी वो 4.2% हुई थी। ये लगभग आप कह सकते हो दोस्तों ये सफल ही हो चुकी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी सफल ही थी। थोड़ा बहुत था दोस्तों, ये पूरी तरीके से सफल नहीं, ये मतलब लगभग में सफल हो चुकी थी। इसका जो फोकस था दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था वो तीव्र औद्योगिकीकरण था। तीव्र औद्योगिकीकरण इसका उद्देश्य था। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उद्योगों का विकास करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था उद्योगों का विकास करना था। उद्योगों का विकास करना था और जिसी के हम तीव्र औद्योगिकीकरण कहते हैं, और इसको हम दोस्तों और दूसरे नाम से भी कह सकते हैं। इसको हम दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं, जिसे हम सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास भी कह सकते हैं। हालांकि दिख नहीं रहा होगा, ये सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास। पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों खाना खाना कृषि से संबंधित ये अच्छी तरीके से सफल हो गया था। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में लोग कहने लगे हमको काम चाहिए, हमको मतलब काम के लिए, अब दोस्तों काम करने के लिए कुछ ना कुछ अब व्यवसाय दीजिए। तो तो दोस्तों काम की जब बात होती है तो काम कौन दिलाएगा? तो काम तो आपका उद्योग ही दिला पाएंगे, उद्योग होंगे तभी हमको काम मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों उद्योगों का विकास करना पड़ा, उद्योगों का विकास हुआ, यानी कि फिर उद्योगों का विकास करना पड़ा, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास। सार्वजनिक क्षेत्रों का मतलब यही है दोस्तों, उद्योगों का विकास करना था। तो उद्योगों का विकास दोस्तों ऐसे तो हो नहीं सकता है। उद्योगों के विकास के लिए जरूरी होता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं से स्टील स्टील होना चाहिए। उद्योगों का विकास जब ही हो पाता है कि हमारे पास स्टील हो। अब हमारे पास स्टील कब होगी दोस्तों? जब हमारे पास कुछ ना कुछ प्लांट होंगे तभी हमारे पास स्टील होगी। तो स्टील के लिए दोस्तों तीन तीन प्लांट खोले गए थे, जिनको आयरन स्टील प्लांट कहा जाता है, लौह इस्पात उद्योग कहते हैं। अगर लौह इस्पात उद्योग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, हालांकि इस टाइम पर भारत के पास पैसा तो था नहीं इतना, और नहीं तो टेक्नोलॉजी थी प्लांटों को खोलने के लिए। तो भारत ने दोस्तों और पड़ोस और भी जो देश थे उनसे सहयोग भी लिया था, उनसे हेल्प भी ली थी। तो पहला जो आयरन स्टील खोला गया था भिलाई में छत्तीसगढ़ में खोला गया था, दूसरा दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल में, तीसरा राउरकेला उड़ीसा में। तो भिलाई जो छत्तीसगढ़ में आयरन स्टील प्लांट खोला गया था, इसके लिए जो हेल्प की थी वो आपके यूएसएसआर ने, जो कि जिसे हम रूस कहते हैं। तो दोस्तों क्योंकि उस टाइम पर भारत इतना टेक्नोलॉजी में तो आगे था नहीं, देश आज़ाद हुआ ही था, और साथ में पैसे भी नहीं थे इतने, और ना तो टेक्नोलॉजी थी, इसलिए भारत को दूसरे देशों से सहयोग लेना पड़ा, हेल्प लेनी पड़ी थी।
दुर्गापुर जब वेस्ट बंगाल में प्लांट खोला गया था, तो इसके लिए दोस्तों यूके यानी कि ब्रिटेन ने हेल्प की थी, सहायता दी थी। और तीसरे राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसको बनाने के लिए जर्मनी ने हेल्प की थी। और इस तरीके से दोस्तों भारत में 3 आयरन स्टील प्लांट खोले गए थे, जिन्हें लौह इस्पात उद्योग कहते हैं। और दोस्तों जब इस टाइम पर जब हमारा देश भारत स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो भारत की जो पहले स्टार्टिंग में जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी थी, यानी कि सरकार पे ही आधारित थी, समाजवादी थी। लेकिन दोस्तों बाद में बाद में सेकंड पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। और ये अपनाया कब था? 1956 में। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर 1956 से पहले भारत आपका समाजवादी था, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित था, यहाँ की अर्थव्यवस्था समाजवादी थी। तो यहाँ पर सरकार के अंडर में कुछ सब चीज होती थी। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई थी भारत की 1956 में, तो यहाँ पर आपकी समाजवादी भी थी और यहाँ आपकी पूंजीवादी भी थी। यानी आप कह सकते हो दोस्तों यहाँ आपके गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ कंपनियां थी, कुछ उद्योग थे, और आपके प्राइवेट लोगों के हाथ में भी कुछ उद्योग थे। यानी कि दोनों मिलकर आपको यहाँ पर काम करेंगे, दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। यानी कि जो दोस्तों आपकी 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति जब आई थी, और इसमें जो आपके ये तीन उद्योग थे दोस्तों, तीन उद्योग दूसरी नीति में 3 लिस्टें थी उद्योग से संबंधित। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं दूसरी औद्योगिक नीति जब आई थी, तो उद्योग जो थे इनका दो भागों में इनको बांट दिया गया था। एक तो प्राइवेट लोगों के हाथ में, और एक गवर्नमेंट यानी कि आप कह सकते हो पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में इनको उद्योगों को बांट दिया गया था, क्योंकि हमारी इस टाइम पर 1956 में मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई थी। लेकिन फर्स्ट जो औद्योगिक नीति आई थी 1948 में, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन थी, उस टाइम पर दोस्तों भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। बाद में दूसरी औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी थी। और नेक्स्ट जो नई औद्योगिक नीति आई है वो आपकी 1991 में आई थी, और जहाँ पर दोस्तों हम एलपीजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एलपीजी क्या होता है दोस्तों? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर दोस्तों यानी कि कुछ कंपनियां को सरकार बेचने लगी थी, प्राइवेट करने लगी थी। तो इस तरीके से दोस्तों ग्लोबलाइजेशन में कंपनियां भारत में आके व्यापार करने लगी थी। और इस तरीके से दोस्तों इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामों उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। और जो खादी एवं ग्रामों उद्योग आयोगों की अगर हम बात करें, जहाँ पर दोस्तों खादी से संबंधित जितने भी आपके वस्त्र या कुछ भी होते हैं, उनके लिए आयोग बनाए गए थे। इसमें आपके दोस्तों खादी के कपड़े बनाए जाते थे, उनके लिए भी आयोग बनाए गए थे 1956 में। आपकी सूत कताई जो होती है, सूत कताई यानी धागे के जो काटे जाते हैं खादी के, तो वो सबको उन सब के लिए दोस्तों आयोग बनाया गया था। इन सबको जो रेगुलेट करेगा वो आपका खादी एवं ग्रामों उद्योग आयोग रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों नाफेड क्या होता है? ये एक्चुअली में नाफेड जो होता है वो आपका एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है, यानी कृषि को यह बढ़ावा देता है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए ही 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड की स्थापना की गई थी। और नाफेड की बात करते हैं तो इसे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ कहते हैं, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। यानी कि दोस्तों जो हमारा, इसको हम हिंदी में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ कहते हैं। यानी कि विपणन का जो मतलब अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्टों की ये मार्केटिंग करता है। एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की दोस्तों ये मार्केटिंग करता है आपका नाफेड। यानी कि आप कह सकते हो कि कृषि को बढ़ावा देता है आपका नाफेड। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इस तरीके से हमारी पहली पंचवर्षीय योजना
हेराल्ड डोमल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस पर थी। और हालांकि पहली तो दोस्तों जितना सोचा नहीं था, हमारा विकास दर यानी कि जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो दोस्तों उससे बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई थी, सोचने से भी ज़्यादा। और दूसरी भी हमारी लगभग में सफल हो चुकी थी। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। अब तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, जिसे हम 1961 से लेकर 1966 तक ये चली थी, आपकी 5 वर्ष। 1961 से 66 पर दोस्तों यह आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। अगर हम दोस्तों इसके मॉडल की बात करते हैं, तो यह जो मॉडल आधारित था वो जॉन सैंडी और सुकमा चक्रवर्ती, यानी कि ये दो लोगों इन दो दो लोगों ने ये मॉडल दिया था आपका दोस्तों, तीसरा पंचवर्षीय योजना का, जॉन सैंडी और सुकमा चक्रवर्ती ने। तो ये दोस्तों दो दो लोग थे और इनका यह मॉडल था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों उद्देश्य था कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था करना है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हमें बनाना है। यानी कि आप दोस्तों कह सकते हो यहाँ पर कृषि का जो विकास होगा तथा गेहूं के उत्पादन में भी वृद्धि होगी, वो भी अपनी स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। यानी दोस्तों खुद से हम उत्पादन करेंगे इन चीज़ों का, चाहे कृषि हो गया, कृषि से संबंधित जितने भी, चाहे गेहूं हो गया, कुछ भी फसल हो गया, उनका खुद से अपना उत्पादन करेंगे। और इसके साथ आप कह सकते हो इन चीज़ों का उत्पादन करेंगे, गेहूं का, इन चीज़ों का, तो हमें किसी किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना पड़े, किसी दूसरे देशों से सहारा नहीं लेना पड़े, किसी पर निर्भर नहीं हो। यानी कि खुद पर डिपेंड रहें, यानी कि दूसरों पर डिपेंड नहीं रहें, खुद पर डिपेंड रहें। इसका यह उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। इसलिए इसमें कहा है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था यानी कि किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना, किसी दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना है। और अगर दोस्तों इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक ये और बात कही गई थी आपका, एक तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था और दूसरी बात ये थी कि कृषि का विकास तथा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करनी है। ये दो उद्देश्य थे आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और लेकिन दोस्तों तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो ग्रोथ रेट था ये बहुत ही खराब गया था। ग्रोथ रेट जो था यानी कि इसमें जो टारगेट था, जो हमारा लक्ष्य था सरकार का, वो था 5.6%। इतना हमारा टारगेट था। लेकिन हमने जो प्राप्त किया था वो हमारा 2.8% हमने मात्र इतना प्रतिशत प्राप्त कर पाया था। यानी दोस्तों ये हमने यहाँ पर बहुत पीछे रहे, यानी कि हमारा जो विकास दर रेट था यहाँ पर बहुत ही पीछे रहा था। और इसलिए ये योजना असफल योजना कहलाती है, इसको असफल योजना कहा गया, यानी कि ये फेल हो गई थी। और ये फेल इसलिए हो गई थी दोस्तों, इसमें बहुत कारण रहे थे फेल होने के लिए। 1962 में आपका दोस्तों चीन से युद्ध हो गया था। और 1965 में दोस्तों भारत में भुखमरी आ गई थी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अकाल पड़ गया था। 1965 में यहाँ पर लाखों लोग मारे गए थे अनाज की कमी से यहाँ पर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों भारत के पास इतना भी गेहूं नहीं था कि वो अपने अपने लोगों को, अपने आप को सरवाइव कर पाए। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही बहुत बहुत ही बुरी, यानी कि आप कह सकते हो कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल इसलिए ही रही थी। यहाँ पर दोस्तों जब यूएस अमेरिका से भी गेहूं मांगे थे कि अपने भारत के लोगों को बचाने के लिए, कि लोग भूख से नहीं मरे, तो अमेरिका ने जो भारत को गेहूं दिए थे वो सड़े हुए दिए थे, सड़े हुए गेहूं भारत को दिए थे। और वो ऐसे गेहूं थे जिनको दोस्तों भोजन में दोस्तों सुअर खाते थे। ये सड़े गेहूं जो थे इनको आदमी के खाने लायक थे नहीं, ऐसे गेहूं दिए थे। इसलिए भारत सरकार को लगा कि अब हमको जो भी अब विकास जो करना है, यानी कि अनाज को लेकर बहुत अलर्ट हो गई भारत सरकार। तो अनाज को दोस्तों अनाज को अब टारगेट बनाया गया था कि अनाज के लिए अब कुछ ना कुछ किया जाएगा, जिससे कि आने वाले भविष्य में लोग नहीं मरे, लोगों की समस्याएं ज़्यादा क्रिएट नहीं हो। तो 1964 में दोस्तों आईडीबी की स्थापना की गई थी। और 14 जनवरी 1965 में दोस्तों एफसीआई खोले गए थे, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम कहते हैं। अब दोस्तों एफसीआई इसलिए ही खोले गए थे कि भारत सरकार को पता चल गया था 1965 में
1965 में अकाल पड़ गया था। लोगों की भूख की वजह से जान जा रही थी, और इसलिए भारत की अनाज को लेकर थोड़ा अलर्ट हुआ अनाज को लेकर। तो इसलिए भारत सरकार ने एफसीआई गोदाम खोले। और एफसीआई गोदामों का जो कार्य था वो बफर स्टॉक जमा करना था। बफर स्टॉक के अगर हम बारे में बात करते हैं, बफर स्टॉक क्या होता है, तो ये किसानों से अनाज खरीदता है दोस्तों। आपका किसानों से अनाज खरीदना, और उसको दोस्तों किसानों से अनाज खरीदना, उसको एफसीआई गोदाम में रख देना, ये इसका कार्य होता है। एफसीआई गोदाम में दोस्तों इन किसान बफर स्टॉक का जमा करना होता है। किसानों से अनाज को खरीद कर यहाँ पर स्टॉक में रखा जाता है कि फिर बाद में फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या नहीं हो, जिससे कि जो कि हमारी 1965 में हो चुकी है। इसलिए ये एफसीआई गोदाम खोले गए थे। एफसीआई हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों मिल जाएंगे, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली है। और यही दोस्तों इसका जो कार्य था, आवश्यक अनाज का भंडारण करना, यानी कि ये किसानों से अनाज खरीदता है और उससे ये स्टोर कर लेता है आपका एफसीआई। और अगर हम दोस्तों एफसीआई के बारे में बात करें थोड़ा, तो एफसीआई जो होता है वो एमएसपी पर किसानों से खरीदता है। जो सरकार ये एफसीआई जो होता है भारत जो किसानों से दोस्तों अनाज खरीदता है, वो आपका एमएसपी पर खरीदता है। एमएसपी क्या होता है दोस्तों, जो सरकार मिनिमम रेट फिक्स कर देती है, उसी रेट पर उसी रेट पर आपका एफसीआई गोदाम किसानों से अनाज खरीद लेता है। और इसके लिए दोस्तों इसके लिए इसके लिए एक संस्था 1965 में बनाई गई थी, कृषि कृषि कीमत आयोग। कृषि कीमत आयोग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये दोस्तों फसलों की कीमत को डिसाइड करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था कि फसल की क्या क्या कीमतें हो सकती हैं। फसलों की कीमतों को डिसाइड करने के लिए कमीशन बनाया गया था। डिसाइड करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। और लेकिन दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं, कृषि कीमत कृषि कीमत आयोग का अगर इसकी बात करें, तो इसका काम मैंने आपको बताया है कि यह कृषि लागत, जो कृषि फसलों की जो कीमत है, कीमतों को डिसाइड करने के लिए इसको बनाया गया था। जो दोस्तों कृषि लागत, इसका जो अगर हम बात करते हैं, इसका नाम जो चेंज किया गया था 1985 में, इसका 1985 में नाम चेंज कर दिया गया था। इसका नाम रख दिया गया था CACP। इसको हम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के नाम से जानते हैं। इसको हम दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहते हैं। कृषि कृषि लागत मूल्य आयोग का अगर हम दोस्तों बात करते हैं, इसका काम क्या होता है, या कृषि लागत और मूल्य आयोग का जो काम होता है, वो किसानों को फसलों के लिए MSP जारी करना। यानी दोस्तों इसका इसका जो काम होता है, आप कह सकते हो जो किसान होते हैं, किसानों की जो फसलें होती हैं, फसलों के लिए MSP जारी करना। MSP मैंने तुम आप बता दिया है दोस्तों। MSP क्या होता है, ये सरकार मिनिमम रेट, यानी कि सरकार जो होती है, आप कह सकते हो मिनिमम रेट इसका MSP कहलाता है। आप कह सकते हो सरकार के द्वारा जो किसान की फसल के लिए एक जारी किया गया मिनिमम रेट होता है, MSP आपका मिनिमम रेट होता है। और फसलों के लिए दोस्तों जो MSP जारी करता है, वो आपका CACP करता है। तो वही पॉइंट लिखा है दोस्तों, MSP की अनुशंसा यानी कि सिफारिश करने का जो काम करता है, वो आपका CACP करता है। अगर हम दोस्तों MSP के बारे में बात करें, MSP को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और इसका मैंने आपको बता दिया था MSP क्या होता है, कि किसान की फसल के लिए सरकार एक मिनिमम रेट देती है, और कह देती है कि भाई हम लोग इतने रेट में आपकी फसल खरीद लेंगे। यानी कि आप कह सकते हो किसान की फसल के लिए मिनिमम रेट मिनिमम रेट देती है। MSP का मतलब होता है दोस्तों, सरकार एक फसलों के लिए मिनिमम रेट देती है, और कह देती है कि हम इतने रेट पर किसानों की फसलों को खरीद लेंगे। अब कोई भी रेट हो सकता है दोस्तों, और इसके लिए जो सिफारिश करता है वो दोस्तों सरकार से MSP की जो सिफारिश करता है, वो आपका CACP करता है। कि
CACP आप कह सकते हो कि फसल सरकार से ये आपकी सिफारिश या रिकमेंडेशन कर सकता है कि इतना रेट कर देना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए या इतना रखना चाहिए। इस तरीके की कुछ भी सिफारिश कर देता है कि मिनिमम रेट इतना रखो। तो MSP की जो सिफारिश करने का काम करता है वो आपका CACP करता है। अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो MSP आपका कितनी फसलों के लिए रखा गया है? 22 फसलों के लिए MSP रखा गया है। और जिसको हम दोस्तों कॉस्ट प्लस अप्रोच कहते हैं, यानी कि लागत आधिक्य दृष्टिकोण कहते हैं। और गन्ने के लिए दोस्तों रखा जो गया है उसको फेयर एंड रेम्यूनरेटिव कहते हैं। फेयर आप कह सकते हो FRP। और अगर दोस्तों FRP कहते हैं फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये उचित एवं लाभकारी मूल्य होते हैं गन्ने के लिए दोस्तों, एक रखा गया है FRP। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, ये MSP जो होता है वो 22 फसलों के लिए जारी करता है, जारी करती है सरकार। ये MSP जो है दोस्तों 22 फसलों के लिए जो जारी किए MSP को जारी जो करती है वो सरकार करती है। सरकार ही दोस्तों MSP 22 फसलों के लिए जारी करती है। मैंने बताया MSP क्या चीज़ होती है कि किसानों की जो फसलें होती हैं फसलों के लिए एक मिनिमम प्राइस, मिनिमम रेट जो फिक्स करती है सरकार, वही आपका MSP कहलाता है। और MSP की दोस्तों जो सिफारिश सरकार से जो करती है वो आपका CACP करती है। अगर हम दोस्तों MSP की सिफारिश जो करती है वो आपकी CACP कर देती है सरकार से। और जो कि आपकी MSP यानी कि आप कह सकते हो दोस्तों MSP की जो सिफारिश तो आपकी CACP कर देती है। यानी कि CACP इसकी सिफारिश तो कर देती है कि इतना रेट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों MSP को जो घोषित करती है, MSP को जो घोषणा करती है वो आपका CCEA करता है। CCEA जो आपका है दोस्तों, इसमें कैबिनेट दर्जे के मंत्री होते हैं इसमें। और जो कि जिन्हें हम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली समिति के नाम से जानते हैं। और इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री खुद होते हैं। यानी दोस्तों MSP की जो सिफारिश है वो आपकी CACP ने की। MSP की सिफारिश यानी कितना MSP होना चाहिए, कितना MSP होना चाहिए, उसकी सिफारिश कौन कर देगा? आपका CACP। और किससे करेगा? सरकार से, इतनी MSP होनी चाहिए। लेकिन MSP की जो घोषणा बाद में जो करता है वो आपका कैबिनेट मंत्री के जो कैबिनेट दर्जे के जो मंत्री होते हैं वही इसकी घोषणा करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हो, जैसे कि आपके जैसे आपके आप कह सकते हो ये हो गए पापा जी और ये हो मम्मी जी। और यहाँ पर मान के चलो दोस्तों MSP हो गई, यानी मम्मी जी जो है वो आपकी CACP है और पापा जी ये हो गए दोस्तों CCA एक तरीके से। यानी कि दोस्तों MSP की MSP की जो दोस्तों सिफारिश जो करता है वो आपका CACP यानी कि मम्मी जी करेंगे, कि सिफारिश या कुछ रिकमेंडे कुछ सलाह देती हैं। तो मम्मी जी पापा को सलाह देती हैं कि आप इस तरीके से नहीं, ये करना चाहिए, ऐसे कर दो। तो अंतिम में जो फैसला जो करते हैं वो पापा जी करते हैं। तो आपका CCA ही फैसला कर देता है MSP के बारे में कि इतना रेट होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। और फिक्स जो घोषणा करने का काम आपका CCA कर देता है, और जो भी सिफारिश थोड़ी बहुत जो भी करता है वो आपका CACP करता है। उम्मीद करता हूँ कि यही पॉइंट आपको समझाना था, यही पॉइंट था। और इस योजना के असफलता के जो कारण थे वो आपके ये मैंने बता दिया। 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया था, फिर बाद में 1965 में लगे हाथ भारत और पाक से युद्ध हो गया था, और फिर दोस्तों 1965 में अकाल पड़ गया था, इसलिए ये तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी असफल असफल हो गई थी। तो यही रीजन था दोस्तों। और अब दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय मैंने बता दी, पहली हो गई, दूसरी पंचवर्षीय हो गई, तीसरी हो गई। अब कल हम दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।